अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेशनल फैक्टर्स, जो हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दी थी अपने टॉपिक को। सो इट इज वन और दीज आर आई शुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। व्हाट आर दे? आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, मैं बोलूंगा एंड यू विल कम टू नो ये तो सीधे सीधे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ज्योग्राफी। Geography is the most stable determinant of the foreign policy। ये वाली बात याद रखिएगा। Location relative to sea, to ocean, to strategic routes, to land mass, to other countries, ये इस कदर अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी को कि we just can't imagine। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू में इसमें बहुत सी बातें दोनों में कॉमन है। अगर हम गौर से देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट था, वर्ल्ड वॉर 2 में भी था। वर्ल्ड वॉर 1 में भी उनका नाम एलाइज था, 2 में भी एलाइज था। वर्ल्ड वॉर 1 में भी अमेरिका लेट एंटर हुआ था, 2 में भी लेट एंटर हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में भी शुरू में जो एलाइज थे उनको हैवी डिफीट्स हुई थी और जर्मनी वाज अबाउट टू ओवररन देम। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन दोनों का नतीजा भी है कि निकला कि एट द एंड ऑफ द डे एलाइज विन। तो इसके अंदर अगर हम एक चीज देखें ना, ज्योग्राफी बड़ा फैक्टर है। पहली वर्ल्ड वॉर में इफ यू और वी शैल स्टडी लेटर, रशिया को बहुत फेंटी पड़ी थी मार। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ही आई थी 1917 में, लेकिन रशिया को बहुत मार पड़ी थी। इसकी एक मेन वजह यह भी है कि रशिया के आसपास लैंड मैस बहुत ज्यादा है। तो जब आपको कोई नेचुरल बैरियर प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होता तो आपकी ज्योग्राफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड सब्सिक्वेंटली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस हवाले से कॉम्प्रोमाइज हो जाती होती है। जर्मनी कवर्ड है चारों तरफ से। उसको इस बात की वजह से अगर हम कहें कि वर्ल्ड वॉर 2 में शिकस्त हुई है तो गलत भी नहीं होगा। ऑल्दो देयर आर मेनी फैक्टर्स, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फैक्टर्स। व्हेन जर्मनी, नाजी जर्मनी, overrun the whole of Europe except Switzerland, by the way। just कभी चेक कीजिएगा, जब नाजी was at the height of their occupation in Europe, almost सारा overrun कर गए थे सिवाय स्विट्जरलैंड के which was neutral and ब्रिटेन के। क्या वजह? इंसुलैरिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आपको पता है वेस्टर्न यूरोप के भी वेस्ट पे ही है, इंग्लिश चैनल के बाद आता है अटलांटिक के अंदर जजीरा सा एक। सेम गोस फॉर अमेरिका। इंसुलर पोजीशन ऑफ यूएस। तो इन पे आप कभी, बहुत ही मुश्किल है इन पे कब्जा करना, शायद कभी हिस्ट्री में इतना खास हुआ भी नहीं है। वो जो बरतानिया ने किया था कॉलोनाइज वो यूएस को, वो और कहानी थी। मैं वॉरफेयर के हवाले से बात कर रहा हूं। ठीक है, अगली चीज टोपोग्राफी। ये मैंने आपको बता दी है। लैंड मैस, माउंटेन्स, रिवर्स, दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स और इनकी वजह से सब्सिक्वेंटली आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अफेक्ट होती है। नेचुरल रिसोर्सेस, मिसाल के तौर पे ऑयल और गैस है आपके पास के नहीं है। इवन यहां तक कहा जाता है कि जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स है वो 1990-91 में हुआ है, तो वो 10 साल लेट हुआ है इसी वजह से कि व्हेन द 1973 ऑयल एम्बार्गो वाज इम्पोज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द अरब इजराइल वॉर बाय द अरब वर्ल्ड, व्हेन द वेस्ट रिलाइड प्राइमरीली ऑन द ऑयल ऑफ सोवियत यूनियन एंड गैस and the hard cash that was pumped into the economy of the Soviet Union deferred its demise by 1 decade। ये मैथ्यू वाइट अपनी किताब है उसकी The Great Big Book of Horrible Things, उसमें ये वाली बात कहते हैं। So we move forward again। यहां से क्लियर हो रहा है आपको बात। अब आजकल आपको पता है दुबई हो गया या अरब वर्ल्ड हो गई, ये प्राइमरीली इस चीज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। ये ना हो तो इनको लाले पड़ जाते हैं। Next thing is the history and culture। And again, मैक्सिमम कौमों का जो 1945 के बाद डीकोलोनाइज हुई हैं, उनका बिटर एक्सपीरियंस है इंपीरियलिज्म के साथ, रेसिज्म के साथ, कॉलोनियलिज्म के साथ।
तो उन सब ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरीके से डिजाइन की है कि इट इज बेस्ड ऑन एंटी इंपीरियलिस्टिक, एंटी कॉलोनियलिस्ट एंड एंटी रेसिस्ट ओरिएंटेशन। तो आपकी हिस्ट्री और आपका कल्चर जो है वो बहुत यकीनी तौर पे डिटर्मिनेशन करता होता है फॉरेन पॉलिसी की। देन वी हैव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ये मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई नेशन जो इकोनॉमिकली सुपीरियर है वो स्ट्रांगली असर्ट करेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और कोई नेशन जो इकोनॉमिकली वीक है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस तरीके से एक्सर्ट नहीं कर सकती। यूएस की इकोनॉमिक जो सुपीरियोरिटी थी उसकी वजह से कोल्ड वॉर में यूएस जीता है, और सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन थी उसकी वजह से उसका कोलैप्स हुआ है। देन वी हैव द नेशनल इंटरेस्ट, एंड अगेन इसको हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। देन वी हैव द नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल। Although it will seem at the outset to be a metaphysical overtone, it is not. I tell you one thing, it is not. Because so I think I wanted to change the color, which is not going to happen anytime soon. याद रखिएगा, यूएस वेल्थ और पावर ये यूएस के नेशनल कैरेक्टर में इनग्रेन्ड है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम ये इंडिया के नेशनल कैरेक्टर और मोरल में इनग्रेन्ड है, और कास्ट सिस्टम ऑफ कोर्स। आइडियोलॉजी ये पाकिस्तान और इजराइल के नेशनल कैरेक्टर में इनग्रेन्ड है चीजें। क्या आप किसी भी हवाले से इनको डिस्काउंट कर सकते हैं? द आंसर विल बी एम्फेटिक नो, आप नहीं कर सकते। तो ऑल्दो इस चीज का अफेक्ट हमें फील प्रैग्मेटिक सेंस में नहीं होता, इस चीज का बड़ा शिद्दत के साथ इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। आपका नेशनल कैरेक्टर क्या है, आपका मोरल क्या है, आपकी आर्मी का और आपके लोगों का मोरल क्या है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? देन वी हैव द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड अगेन ये वेरी करेगा। क्या वो नेशन फाशिस्ट है, टोटलिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल है, इंपीरियल है, वो उस लिहाज से उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिटरमिन होगी। देन वी हैव द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री आल्सो। क्या वो होमोजेनस है, क्या वो हेट्रोजेनस है, व्हाटएवर द केस में बी। एंड देन वी हैव द आइडियोलॉजी। मैं आइडियोलॉजी को डिफाइन ऐसे करूंगा कि it can be termed as a cluster of interdependent, though not logically overlapping, ideas about politics, history, economy, and culture, and of course the geography of the world. कि किसी भी चीज के, and religion, the most important in the case of Pakistan, ये वो वाले आइडियाज हैं जो किसी भी कौम के मुश्तरका तौर पे किसी भी फिनोमेना ऑफ नेचर के बारे में होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज आइडियोलॉजी। आपको याद होगा इसकी वजह से बहुत शदीद किस्म के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमने 20वीं सदी में ही देखे। वी कैन गो फॉर द 1948 अरब इसराइल वॉर, वी कैन देन गो फॉर द 1967 अरब इसराइल वॉर, then 73 Arab-Israel war, then we have fascism, we had Nazism, we have the struggle between capitalism and communism. याद रखिएगा ये भी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत इनको इवन युवल हरारी अपनी किताब में रिलीजन कहता होता है। उसने डिफाइन किया कि रिलीजन जो है वो सिर्फ वो नहीं है जो हमें स्ट्रिक्टली इन द सेंस ऑफ अब्राहमिक रिलीजियंस बताया जाता है। रिलीजन उसके अलावा इन चीजों को भी कहते हैं। ही हैज प्रूव्ड दैट एंड इट्स अ गुड आर्गुमेंटेशन बाय हिम आल्सो। और आपको पता है कैपिटलिज्म
ने कंटेन करने की कोशिश की, तो वो कंटेनमेंट भी बेसिकली एक आइडियोलॉजी ही बन गई थी वेस्टर्न ब्लॉक की। इसको भी हम बाद में देखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, जो सी मैं चीजें आपको बताता हूं, अब इनकी मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं जा सकता मैं आपको, लेकिन CSS में जितना आपके काम आ सकता है, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द एग्जांपल्स इन एवरी क्वेश्चन इन IR, वी हैव टू प्रोवाइड डेटा विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल एग्जांपल्स, और वही हम देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी जो सी चीजें मैं लिखता हूँ, जिस तरह फाशिज्म लिखा है, ऑल्दो ये आपके कोर्स का हिस्सा है तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो जस्ट गूगल इट, गूगल करें कि ये फाशिज्म ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता लग जाएगा, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू नो एट द मोमेंट। ठीक है, एंड देन वी हैव द पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों अगेन आपने ये वाली बात याद रखनी है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। जब वियतनाम वॉर हुई थी उस वक्त US गवर्नमेंट हैड टू सकम्ब टू द प्रेशर ऑफ द US पब्लिक कि वापस बुलाओ फौजियों को अपने, वियतनाम वॉर इज नॉट वर्थ फाइटिंग। तो पब्लिक ओपिनियन अफेक्ट करती है। इस तरह ये थे सारे नेशनल फैक्टर्स। अगर हम आए इनके एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, तो उसमें आसान है, उसमें इंटरनेशनल रीजीम्स आजकल क्या चल रही हैं और उनके नॉर्म्स क्या हैं, उसमें वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन क्या है किसी भी इशू के बारे में। जैसे आपको याद होगा कि इस वक्त वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट ह्यूमन राइट्स काफी शदीद है। तो कोई भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जब वो डिजाइन करेगा तो उनको इन बातों को मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अदर नेशंस, ये ऑफ कोर्स आपकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग इन फॉरेन पॉलिसी के, फैसला कैसे किया जाता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इसमें पहले हमने देखना है कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है कि स्टेट एक्टर्स भी होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। स्टेट एक्टर्स में ऑफ कोर्स आ जाएंगे कंट्रीज जैसे US, जापान। उसके बाद आ जाएंगी IOs जैसे UN होती है। उसके बाद आ जाएंगी MNCs जैसे फोर्ड मोटर्स, मैंने आपको बताया था पहले भी। उसके बाद आ जाएंगे नॉन स्टेट नेशंस जैसे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ नॉन स्टेट नेशन। उसके बाद आ जाएंगे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ कोर्स जैसे IRA, आयरिश रिपब्लिक आर्मी। तो फॉरेन पॉलिसी में कोई भी फैसला करने से पहले इन एक्टर्स कि हमें इंटरप्ले को देखना पड़ेगा। दे ऑपरेट इन सम कॉम्प्लेक्स वेब एंड एंटेंगल्ड टाइप ऑफ अ वेब, so we have to take into consideration all these things, and then we have to see that either or not states act as unitary actors। इसके अंदर दो थियरीज हैं, डिफरेंट लोगों की थियरीज अपनी अपनी है। कि कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो बिलियर्ड बॉल्स की तरह एक्ट करती हैं, कि ओनली, आपने स्नूकर देखी होगी ये बिलियर्ड, उसमें जो बॉल्स के अंदर क्या चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉल्स आपस में इंटरेक्शन कैसे कर रही हैं और इंटरेक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ ऑथर्स इसके बरक्स कहते हैं, वो कहते हैं कि इंटरेक्शन तो आएगी आएगी, फॉरेन पॉलिसी नाम ही इंटरेक्शन का है, लेकिन स्टेट्स के अंदर क्या है हम इस चीज को डिस्काउंट किसी भी सूरत नहीं कर सकते। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ब्यूरोक्रेसी, जो मैंने पहले बातें आपको बताई हैं, उसकी एजेंसीज, उसके लेजिस्लेचर्स, उसकी पब्लिक ओपिनियन कैसे वेरी करती है, और हमें मानना पड़ेगा कि हम स्टेट्स को उन चीजों के बगैर आइसोलेशन में शायद नहीं देख सकते। अब एक बात याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग हम बहुत तरीके से अभी करेंगे, इसमें काफी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आपने गौर से उन स्टेप्स को सुनना है, समझना है, ना समझ आएगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग एज स्टीयरिंग, घुमाना।
हमें ये बात माननी पड़ेगी कि डिसीजन मेकिंग इज अ स्टीयरिंग प्रोसेस, रिमेंबर दिस, इन विच द नेक्स्ट टियर ऑफ डिसीजन इज बीइंग मेड बाय द इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस टियर। नहीं समझ आई? अब देखें, इंडिविजुअल ग्रुप साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली चीजें अफेक्ट करती हैं डिसीजन को, वहां से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो जाता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे, इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उनका अफेक्ट आता है, उनका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है वो देखा जाता है, सिचुएशंस को वेरी किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है उनकी कि अब क्या हुआ है, उसके बाद उस मॉनिटरिंग के ऊपर, ये हम अभी पढ़ेंगे, फिल्टर लगाए जाते हैं, परसेप्शन, मिसपरसेप्शन भी हो जाती है, सेलेक्टिव परसेप्शन हो सकती है, वो चीजों को देखा जाता है और फिर वो डिसीजन मेकिंग के अगले टीयर को फीडबैक देते हैं। फिर हम अगला जो डिसीजन करते हैं वो हम पिछले किए हुए डिसीजन की सारी लूप को देखने के बाद और उसका क्या इम्पैक्ट आया उसकी रोशनी में करते हैं। इसकी हम बहुत सी मिसालें दे सकते हैं आईआर के अंदर, बहुत सी। जैसे हम कह सकते हैं कि 1965 की जो वॉर हुई थी उसके अंदर हमने डिसीजन किए द ऑपरेशन जिब्राल्टर जो पहले हुआ था, तो वो अंदाजा हुआ कि वी कैन नॉट जस्ट सेंड इट स्ट्रेट अवे, इट वाज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन बाय द देन गवर्नमेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो वी आर टू बिलीव इट कि कोई भी जो डिसीजन है वो क्या आउटकम दे रहा है, इस चीज का इफेक्ट होगा कि हम अगला डिसीजन कैसे लेंगे। मैपिंग का डिसीजन हम लेते कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फेल टू सब्सक्राइब टू माई व्हाट्सएप। थैंक यू।